चलिए हाय गुड मॉर्निंग। सो ऐसे 570 का रिवीजन शुरू करते हैं। देखिए ऐसे 560 का रिवीजन ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। सो आप नए हैं इस चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक बहुत इजी वे में, बहुत स्मार्ट वे में आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, सो शुरू करते हैं 570 का रिवीजन। ठीक है, चलिए। ये नोट्स हैं मेरे, आपको अगर अच्छे लगे तो आप साथ में लिखते भी जाइएगा। देखिए ओके, ठीक है। तो 570 का रिवीजन शुरू करते हैं। 570 का नाम है गोइंग कंसर्न। ठीक है, अच्छा। गोइंग कंसर्न का इनिशियल असेसमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट, मतलब क्लाइंट। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट का मतलब कि मेरा गोइंग कंसर्न सेफ है नहीं सेफ है, मेरा बिजनेस आगे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, तो ये असेसमेंट कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। अच्छा, ऑडिटर सिर्फ ये इवैल्यूएट करता है कि मैनेजमेंट का असेसमेंट ठीक है कि नहीं है। ऑडिटर सिर्फ ये इवैल्यूएट करता है कि जो मैनेजमेंट ने इनिशियल असेसमेंट किया था वो इनिशियल असेसमेंट ठीक है कि नहीं ठीक है। अच्छा, अब आपने AS1 पढ़ा होगा, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। तो उसमें 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं: कंसिस्टेंसी, अक्रूवल और लास्ट में गोइंग कंसर्न। तो ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होते हैं। फिर इसमें एक रूल भी था कि अगर ये तीनों फॉलो हो रहे हैं तो डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है, और नहीं फॉलो हो रहे हैं तो डिस्क्लोजर मैंडेटरी हो जाता है। फॉलो हो रहे हैं तो डिस्क्लोजर नहीं देना है, नहीं फॉलो हो रहे हैं तो डिस्क्लोजर मैंडेटरी हो जाता है। आपको कहीं भी कुछ भी लिखना हो आप पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर गोइंग कंसर्न क्लाइंट का सेफ है, अगर गोइंग कंसर्न क्लाइंट का सेफ है तो क्लाइंट रियलाइजेबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा, और अगर नहीं सेफ है तो लिक्विडेशन बेसिस फॉलो करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर मेरा गोइंग कंसर्न सेफ है तो मैं क्या फॉलो करूंगा? रियलाइजेबल बेसिस, अदरवाइज लिक्विडेशन बेसिस। अच्छा, अगर मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो मैनेजमेंट क्या इशू करेगा, सॉरी क्लाइंट क्या इशू करेगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मतलब मेरे को अगर लगता है कि क्लाइंट जो गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहा है वो एकदम सही है तो मेरे को कोई इशू ही नहीं है, मैं क्या इशू करूंगा? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा, नेक्स्ट, मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न सही है बट थोड़ी बहुत मटेरियल अनसर्टेनिटी है। मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब होता है ना, मतलब थोड़ी बहुत चिंता का विषय है। जैसे हो सकता है शायद अ, अभी फॉर द टाइम बीइंग लेबर लेबर डिफिकल्टीज हो रही हो, मटेरियल नहीं मिल रहा हो। ठीक है, हो सकता है शायद फॉर द टाइम बीइंग कुछ टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाया हो। ठीक है, तो एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है और जिसका डिस्क्लोजर क्लाइंट ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स में किया है। ठीक है, तो ऐसे केस में भी हम क्या इशू करेंगे? अनमॉडिफाइड। फिर से सुनिएगा, गोइंग कंसर्न सही है बट थोड़ी बहुत मटेरियल अनसर्टेनिटी है जिसका जिसका प्रेजेंटेशन, जिसका डिस्क्लोजर क्लाइंट ने बाकायदा किया है। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी है, और जिसका डिस्क्लोजर करना चाहिए था बट क्लाइंट ने नहीं किया है, तो हम क्या इशू करेंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन। ध्यान रखिएगा, डिस्क्लोजर करना चाहिए था, नहीं किया, तो हम क्या इशू करेंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन। लास्ट में, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न ही इनएप्रोप्रिएट है, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न ही इनएप्रोप्रिएट है, तो हम क्या इशू करेंगे? मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, तो ये मैंने एक समरी आपके सामने प्रेजेंट की है। बुक में तो 8-10 पेज का टॉपिक है, लेकिन मैंने आपके सामने एक समरी प्रेजेंट की है। अब मैं आपको पीपीटी से रिवाइज करा दूं। चलिए बैक टू पीपीटी। पीपीटी आपके पास नहीं है, आप बुक ओपन कर सकते हो, एकदम रेप्लिका है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये तो 570 था, सॉरी ये 560 था, अब ये 570 शुरू हो रहा है। देखिए गोइंग कंसर्न क्या है, अभी मैंने आपको रिवाइज कराया था अपने नोट से। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। ठीक है, और हम जब गोइंग कंसर्न को फॉलो करते हैं तो ये एजम्पशन के साथ फॉलो करते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। हमारा ये एजम्पशन होता है कि हमारा बिजनेस चलेगा फोर्सेबल फ्यूचर तक। अच्छा जी, जब हम गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो कर रहे होते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस कि हमारा बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगा। ठीक है, और इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम रियलाइजेबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। ठीक है, अच्छा,
अब क्या-क्या फैक्टर रेलेवेंट है? जब भी क्लाइंट इनिशियल असेसमेंट करता है तो वो क्या-क्या फैक्टर्स को कंसीडर करता है? सबसे पहली बात डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, कहीं कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ठीक है? अपने बिज़नेस का साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी और नेचर एंड कंडीशंस और फ्यूचर को लेकर भी कोई जजमेंट लेता है, कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो फ्यूचर में क्या इसकी फिज़िबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? तो जब भी क्लाइंट इनिशियल असेसमेंट करता है, तो ये तीनों चीज़ें सोचता है, इसको कंसीडर करता है, ठीक है? कि क्या कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है, ठीक है? साइज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिज़नेस एंड ऑब्वियसली जजमेंट अबाउट द फ्यूचर आउटकम्स। अच्छा, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ध्यान रखिएगा, इनिशियल असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न कौन करता है? इनिशियल असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न क्लाइंट करता है। क्लाइंट का इनिशियल असेसमेंट ठीक है कि नहीं है, वो इवैल्यूएट मैं करता हूं। मैं कौन? चार्टेड अकाउंटेंट। अब क्या बोल रहा है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस ऑब्टेन करना है कि जो मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। और यहाँ पे ऐसे दोस्तों का जिक्र किया है, आपको मैंने पढ़ाया था इनहेरेंट लिमिटेशन चैप्टर 1 में, तो यहाँ पे उसका भी जिक्र किया है। इनहेरेंट लिमिटेशन में एक पॉइंट था फ्यूचर इवेंट्स, तो यही बोल रहा है कि फ्यूचर इवेंट्स की वजह से ऐसे इवेंट्स को डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यही कह रहा है कि ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर फ्यूचर इवेंट्स क्या हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, ऐसे इवेंट्स को डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 570 का ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव कि हमें एविडेंसेस ऑब्टेन करना है, उस एविडेंसेस के हिसाब से हमें इवैल्यूएट करना है, और तीसरा फिर रिपोर्ट करना है। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये है, पहले एविडेंस ऑब्टेन करना है, दूसरा उस एविडेंसेस के हिसाब से हमें इवैल्यूएट करना है, और तीसरा रिपोर्ट करना है। अब क्लाइंट का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है? क्लाइंट का रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, तो सबसे पहला, अगर क्लाइंट ने अपना इनिशियल असेसमेंट किया है, तो ऑडिटर फिर क्लाइंट से डिस्कस करेगा कि आपने इनिशियल असेसमेंट किया था, तो क्या कोई इवेंट और कंडीशन आपको मिले जो आपके बिजनेस में डाउट क्रिएट कर रहे हैं। और अगर क्लाइंट ने इनिशियल असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न नहीं किया है, तो हम क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई साहब फिर आप किस बेसिस से या गोइंग कंसर्न आप फॉलो ही क्यों कर रहे हो, किस हिसाब से आप गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो। तो पहली चीज, अगर असेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो हम क्लाइंट से पूछेंगे वो क्या इवेंट्स और कंडीशन है, और असेसमेंट हुआ ही नहीं है तो हम क्लाइंट से पूछेंगे कि भाई साहब फिर आपका गोइंग कंसर्न फॉलो करने का बेसिस ही क्या है, आप किस हिसाब से गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हो। अच्छा, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक होता ना, एक डाउट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको अभी नोट से समझाया था, मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये वही चीज है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो मटेरियल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल एग्जाम्पल है। जैसे मेरे बिजनेस की लाइबिलिटी पोजीशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, मेरे पास बोरिंग्स है और बोरिंग्स मेच्योर होने वाली है, बट मेरे पास रिन्यू करने का ऑप्शन नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट क्रेडिटर अपना विड्रॉ कर रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निगेटिव होते जा रहे हैं, फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स होते जा रहे हैं, और ऑपरेटिंग लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे इंस्टेंसेस हैं जो ये डिक्टेट कर रहे हैं कि भाई चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। और ये ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट का अब होता है ना, मैनेजमेंट अब बैकआउट करना चाह रहा है, या कोई की मैनेजमेंट चला गया, हमने एक अच्छा खासा कस्टमर को खो दिया, लेबर में डिफिकल्टीज हो रही हैं और रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट की होता है ना, मैनेजमेंट का इंटेंशन है कि अब भाई अब बंद करो बिजनेस को, या फिर जो इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट था वो चला गया, जैसे टाटा में रतन टाटा जी, ठीक है, हमने एक बड़ा मार्केट खो दिया, लेबर डिफिकल्टीज और इंपॉर्टेंट सप्लाईज। अब जैसे इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो नोकिया का, बेस्ट एग्जाम्पल है। नोकिया कीपैड फोन्स बनाता था, अच्छे खासा उसका मार्केट शेयर था, बट धीरे धीरे सैमसंग ने अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर लिया। अभी कुछ अदर इवेंट्स हैं कि आप नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, ठीक है, आपके आपके ऊपर लीगल केसेस चल रहे हैं, लॉ और रेगुलेशन में कोई चेंज हुआ जिससे आपके बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ सकता है, या फिर अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, जैसे कोविड-19 हो गया, ठीक है, या कोई नेचुरल जैसे होता है ना, फ्लड, सुनामी, तो आपने अपने बिजनेस का इंश्योरेंस नहीं कराया, या कराया भी है तो कम कराया है, जैसे 50 लाख की इन्वेंट्री है तो आपने 10 ही लाख का कराया है, ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं।
आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, अब आज के समय में कंप्लाई नहीं करोगे, आपको पता है तुरंत बिजनेस बंद हो जाता है, आपके ऊपर पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, लॉ रेगुलेशंस के चेंज होने की वजह से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर आपने प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं लिया है, लिया भी है तो कम लिया है। अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट के असेसमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट के असेसमेंट को, और ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर मैनेजमेंट ने कोई एनालिसिस नहीं किया है तो हम ऑब्वियसली उसकी जगह एनालिसिस करें, ठीक है। अब मेरे प्रोसीजर्स क्या होंगे जब मुझे कोई इवेंट्स मिल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभी। जैसे मान लेते हैं ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, सब परफेक्ट है। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। हेलो हेलो। ठीक है, सब परफेक्ट है। तो मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे जब मुझे कोई इवेंट्स मिल गए हैं, मैं ऑडिटर हूं, मैं ऑडिट कर रहा था, मुझे कुछ इवेंट्स मिल गए हैं, तो मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो अगर मुझे कोई इवेंट्स मिल गए हैं तो पहली चीज, अगर मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट नहीं किया है, मैनेजमेंट ने अपना इनिशियल असेसमेंट नहीं किया है, तो मैनेजमेंट से बोलेंगे भाई साहब आप इनिशियल असेसमेंट कर लीजिए। देखो, मुझे इवेंट्स मिल गए, उनको इवेंट्स नहीं मिले, क्यों? क्योंकि उन्होंने इनिशियल असेसमेंट नहीं किया था, तो हम उनसे बोलेंगे भाई साहब आप इनिशियल असेसमेंट कर लीजिए। फिर हम मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स को इवैल्यूएट करेंगे, फ्यूचर प्लान्स को इवैल्यूएट करेंगे। और अगर मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बना रखा होगा तो उस डेटा की रिलायबिलिटी और क्या कोई प्रॉपर एजम्पशंस है कि नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें इवैल्यूएट करेंगे। और लास्ट में फिर कुछ एडिशनल फैक्ट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चेक करेंगे, कंसीडर करेंगे। क्या क्या चीजें हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। अगर ऑडिटर को कोई इवेंट्स मिले हैं तो नंबर वन, हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे भाई साहब आप अपना इनिशियल असेसमेंट कर लीजिए। मैनेजमेंट के फ्यूचर प्लान्स को इवैल्यूएट करेंगे, और अगर मैनेजमेंट ने कोई कैश फ्लो फोरकास्ट बना रखा होगा उसकी रिलायबिलिटी और उसके एजम्पशंस को चेक करेंगे, और लास्ट में फिर कुछ एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी इवैल्यूएट करेंगे। अब आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे कब, जब आपको इवेंट्स मिल गए हैं। अब आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे जब आपको ऐसे कुछ इवेंट्स मिल गए हैं। आप कैश फ्लो फोरकास्ट एनालाइज करोगे, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे, ऑब्वियसली जितने भी लोन एग्रीमेंट्स है उसको आप चेक करोगे, मिनट्स बुक रीड करोगे और इंक्वायरी करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करोगे कब, जब आपको इवेंट्स मिल गए हैं। सर ऊपर और नीचे फर्क क्या है? ये जनरल है, ये जनरल है कि अच्छा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और ये स्पेसिफिक है। ठीक है, वो जनरल है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और ये स्पेसिफिक है। अब मेरा कंक्लूजन, ठीक है, वही चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था। ऑडिटर को लगता है कि नहीं मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है और जिसका डिस्क्लोजर हो गया है तो फिर वो अनमॉडिफाइड इशू कर देगा। अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हो मिलते हैं तो फिर क्लाइंट को प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उस इवेंट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा कि इस इवेंट्स की वजह से मेरे बिजनेस में मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है। फिर से, अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो क्लाइंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट्स में उस इवेंट्स के बारे में, और ये भी बताना पड़ेगा कि इस इवेंट की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है। इवेंट्स और कंडीशंस हैव बीन आइडेंटिफाइड जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अच्छा नहीं, यहाँ पे ये है कि इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं बट उससे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है, बट फिर भी आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है,
मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि उससे कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है, नो, ठीक है, यहाँ पे नो लगा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है, फिर भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अब आपका यूज ऑफ गोइंग कंसर्न ही इनएप्रोप्रिएट है, तो हम क्या इशू करेंगे, एडवर्स ओपिनियन इशू करेंगे। अच्छा, आपने प्रॉपर डिस्क्लोजर दिया है अबाउट द मटेरियल अनसर्टेनिटी और आपका यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, ये वही चीज है जो मैंने नोट्स पे लिखवाया था, और आपने डिस्क्लोजर किया है, तो हम क्या इशू करेंगे, अनमॉडिफाइड, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उस इवेंट्स के बारे में भी बता देंगे ऑडियंस को कि हाँ इस इवेंट की वजह से डाउट आ रहा है। डिस्क्लोजर आपने नहीं किया, लेकिन आपका यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, तो फिर आप क्या इशू करोगे, मॉडिफाइड इशू करोगे, ठीक है। क्लाइंट इनिशियल असेसमेंट नहीं करना चाह रहा है, तो भी आप क्या करोगे, मॉडिफाइड इशू करोगे। क्लाइंट इनिशियल असेसमेंट नहीं करना चाह रहा है, तो आप क्या इशू करोगे, मॉडिफाइड इशू करोगे। खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलिए एक बार मैं फिर से एक रिव्यू करा देता हूं दोबारा। चलिए वेलकम बैक, एक बार फिर से मैं रिव्यू करा रहा हूँ, रिवीजन का रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और ऑडिटर सिर्फ उस इनिशियल असेसमेंट को इवैल्यूएट करता है कि क्या क्लाइंट ने इनिशियल असेसमेंट ठीक से किया था कि नहीं किया था। अब गोइंग कंसर्न एज पर AS1 एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, तो अगर गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है तो हम डिस्क्लोजर नहीं करते हैं, नहीं फॉलो हो रहा है तो डिस्क्लोजर करते हैं। अगर गोइंग कंसर्न सेफ है तो रियलाइजेबल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, अदरवाइज लिक्विडेशन बेसिस फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, तो हम क्या इशू करेंगे, अनमॉडिफाइड इशू करेंगे। 6 पॉइंट, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है, जिसका डिस्क्लोजर क्लाइंट ने किया है, तो भी हम क्या इशू करेंगे, अनमॉडिफाइड इशू करेंगे। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी है, जिसका डिस्क्लोजर क्लाइंट ने नहीं किया है, तो हम क्या इशू करेंगे, मॉडिफाइड। लास्ट में मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न ही इनएप्रोप्रिएट है, क्या इशू करेंगे, मॉडिफाइड। तो ये समरी है, ठीक है। ICAI ने बहुत ज्यादा इसको एक्सैजरेट कर दिया है, ठीक है, उतनी जरूरत नहीं थी। ठीक है, गोइंग कंसर्न क्या है, तो गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है जिसमें हम ऐसा मानते हैं कि मेरा बिजनेस फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगा। जब क्लाइंट इनिशियल असेसमेंट करता है तो क्या क्या फैक्टर्स को कंसीडर करता है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अपने बिजनेस का साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और कुछ फ्यूचर आउटकम्स के लिए भी जजमेंट लेता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैं सिर्फ क्लाइंट के इनिशियल असेसमेंट को इवैल्यूएट करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्नॉलेज की गई है कि एज पर 200 ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर उस इवेंट को डिटेक्ट ना कर पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो एविडेंस ऑब्टेन करना है, कंक्लूड करना है और रिपोर्ट करना है। अगर क्लाइंट ने इनिशियल असेसमेंट किया है तो हम क्लाइंट से पूछेंगे क्या आपको कुछ इवेंट्स और कंडीशंस मिले हैं क्या। सेकंड पॉइंट, अगर क्लाइंट ने इनिशियल असेसमेंट ही नहीं किया है तो हम क्लाइंट से पूछेंगे कि आप किस बेसिस पे गोइंग कंसर्न फॉलो कर रहे हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ फाइनेंशियल एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस में मटेरियल अनसर्टेनिटी है। पहला, नेट लायबिलिटी पोजीशन, फिक्स टर्म बोरिंग्स, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ हो रहे हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज नेगेटिव है, फाइनेंशियल रेशियोज आपके एडवर्स होते जा रहे हैं और ऑपरेटिंग लॉसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं। ये कुछ ऑपरेटिंग इंडिकेटर्स हैं। मैनेजमेंट बिजनेस को बंद करने की मंशा रखता है कि मैनेजमेंट आपका चला गया बिजनेस छोड़ के, आपने मेजर मार्केट मेजर कस्टमर को छोड़ दिया या आपको छोड़ के चले गए, लेबर डिफिकल्टीज और रॉ मटेरियल्स की दिक्कत। ये कुछ अदर पैरामीटर्स हैं, आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर केसेस हैं, लॉ रेगुलेशन की वजह से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर आपने प्रॉपर इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है।
अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट के असेसमेंट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है? और अगर मैनेजमेंट ने अपना असेसमेंट नहीं किया है, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं मैनेजमेंट का असेसमेंट मैं करूँ या फिर उनके लैक ऑफ एनालिसिस को मैं रेक्टिफाई करूँ। अब अगर कुछ इवेंट्स मिलते हैं, तो मेरी ज़िम्मेदारी क्या है? पहली बात मैं क्लाइंट से बोलूँगा, आप अपना इनिशियल असेसमेंट कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। सेकंड, मैं मैनेजमेंट के फ्यूचर एक्शंस प्लान्स देखूँगा। मैनेजमेंट ने अगर कैश फ्लो फोरकास्ट बना रखा होगा, तो उस ऑब्वियसली उस कैश फ्लो फोरकास्ट में जो डेटा यूज़ हुआ है, उसकी रिलायबिलिटी और क्लाइंट ने क्या-क्या असम्पशन्स लिया है, उसको भी इवैल्यूएट करूँगा। और साथ ही साथ कुछ एडिशनल फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी चेक करूँगा। ये सारे कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि आप एग्ज़ैक्टली क्या करोगे। ऊपर वाला जनरल था, ये वाला स्पेसिफिक है। आप एग्ज़ैक्टली क्या करोगे? कैश फ्लो चेक करेंगे, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन एग्रीमेंट, मिनट्स बुक और इंक्वायरी करेंगे। फिर फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या होगा, तो हम इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? बेस्ड ऑन दी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस, और फिर सब कुछ ठीक है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। क्लाइंट को डिस्क्लोज करना पड़ेगा रिगार्डिंग दी मटेरियल अनसर्टेनिटी। तो पहला इवेंट्स डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और उस इवेंट की वजह से मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही है, ये भी क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ इवेंट ऐसे हैं जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है, फिर भी क्लाइंट को उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, चाहे मटेरियल अनसर्टेनिटी आ रही हो या ना आ रही हो, दोनों ही केस में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लाइंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, क्या इशू करोगे? मॉडिफाइड इशू करोगे। क्लाइंट का गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, बट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, जिसका डिस्क्लोजर हो चुका है, तो क्या इशू करेंगे? अनमॉडिफाइड इशू करेंगे। यूज ऑफ गोइंग कंसर्न तो ठीक है, बट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, जिसका डिस्क्लोजर क्लाइंट ने नहीं किया है, तो क्या इशू करेंगे? मॉडिफाइड इशू करेंगे। क्लाइंट इनिशियल असेसमेंट नहीं करना चाहता है, तो भी हम क्या इशू करेंगे? मॉडिफाइड इशू करेंगे। खत्म हो गया। तो एक ही वीडियो में मैंने 2 बार रिवाइज करा दिया, तो मुझे बताइएगा हेल्पफुल था कि नहीं था। और ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को मुझसे समझने के लिए, मुझसे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए उसको अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनको भी हेल्प हो। और देखिए, इतना हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करिए, ताकि उससे हमें पता चलता है कि आपको किस तरीके के कंटेंट चाहिए, और आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, ठीक है? और आप हमें रिव्यू भी दीजिएगा कि ऑब्वियसली हम और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? तो चलिए, दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। तो 560 अपलोड हो चुका है, 570 आपके सामने अभी जस्ट मैंने खत्म किया है। नेक्स्ट विल बी 450, तो ध्यान रखिएगा, स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो 450 पे बनेगा। 450 इज़ इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, 450 इसका नेक्स्ट जो होगा वो अपलोड होगा, ठीक है? रिवाइज़ कीजिए अच्छे से, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने पढ़ाई पे विश्वास रखिए, दूसरों की बातों पे मत जाइए। एग्ज़ाम का टाइम है, मस्त रहिए एकदम, ठीक है? बाकी मैं आप लोग के साथ हमेशा हूँ, मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो। चलिए, ओके, थैंक यू।